नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपके बीच। बहनों भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, पिछले कुछ दिनों से मेरी निजी व्यस्तता के चलते मैं आपके बीच नहीं आ पाया, लेकिन आज जैसे ही मुझे फुर्सत मिली मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने सभी साथियों के प्रति समर्पित भावना से एक बार फिर आपके बीच। आप सबकी मांग थी कि हम पेप्टिक अल्सर पर एक छोटी सी चर्चा कर लें। हमारे कई साथियों ने हाइपर एसिडिटी और एसिड बनने की समस्याओं पर अनेक रोगियों की चर्चा की थी, तो मैंने भी सोचा कि आज शुरुआत कर लेते हैं पेप्टिक अल्सर से। लेकिन इससे पहले कि हम पेप्टिक अल्सर पर बात करें, हम एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करेंगे कि हमारी आने वाली पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस पर अभी आप कोई सवाल या जवाब हमसे ना करें। दरअसल मेरी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपकी उस पुस्तक के लिए रात दिन एक कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो आपके लिए प्रेषित होगी। अभी आज शाम को मैंने उत्तर प्रदेश के एक उच्च पद पर आसीन मंत्री से संपर्क स्थापित किया है कि उस बुक को लॉन्च किया जाए, कोई एक तारीख इसी मई महीने में रख के, और उसके बाद बुक आप सबको पोस्ट की जाए। तो इसलिए बुक तो आपको मिलेगी ही, विलम्ब जरूर हो रहा है। मेरे पूर्व कथन के आधार पर मैं फरवरी में आपको बुक नहीं दे पाया, मार्च और अप्रैल मई में भी आपको बुक नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन देर आ रहा हूँ, दुरुस्त आ रहा हूँ। बस आप प्रतीक्षा करें हमारे आने वाली पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस की। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विशुद्ध हर्बल चिकित्सा प्रणाली है। हर्बल का तात्पर्य जीवित पौधों से बनाई जाने वाली एंजाइम्स के रूप में औषधियों की चिकित्सा विधि। हालांकि बहुत से हमारे विद्वान साथी इसे एंजाइम्स मानने से इनकार करते हैं, लेकिन जो नहीं मानते वो इसको कुछ कह भी नहीं पाते हैं कि ये औषधियाँ हैं किस रूप में। ये एक चर्चा का विषय मंच पर है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स क्यों और कैसे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मात्र 38 औषधियाँ हैं और 38 औषधियों को हम 115 पौधों से प्राप्त करते हैं। इस पर भी विवाद है कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव 115 पौधे कहते हैं, जबकि 114 पौधों की चर्चा पुराने से लेके और तमाम नए लेखकों ने अपनी पुस्तकों में दिया है। लेकिन डॉक्टर रमाशंकर जी के सानिध्य में मैं रहा हूँ और वहाँ पर 115 पौधों पर हम लोग चर्चा करते थे। तो आज हम 115 पौधों पर ही 38 औषधियों की व्याख्या हमेशा करते हैं। हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो आप सब तक पहुंची है और अपने ही देश नहीं बल्कि विदेशों में भी गई है, उस पुस्तक में भी 115 पौधों का हमने पूरा वर्णन किया है, उसकी कार्यप्रणाली बताई है। उसमें मैटेरिया मेडिका और फार्मेसी के सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने 115 पौधों का जिक्र किया है। और आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ अपने दूसरे स्पेल में, और अब जबकि मैं 500 के ऊपर पार कर गया हूँ अपने इस क्लास को, और आपके चाहने वालों की संख्या हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में हो गई है पूरे देश और विश्व के अनेक देशों को मिला के, तो मैं इसे आप सब की सफलता मानता हूँ, आप सब का क्लास मानता हूँ और आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए समर्पित हैं। इसलिए मैं आप सब का आभार व्यक्त करता हूँ। बात हम कर रहे थे पेप्टिक अल्सर की। दरअसल पूरे विश्व में 10% लोग जन्मजात अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का मुख्य पार्ट होता है, हमारे आमाशय की दीवारों से निकलता है, उसमें जन्मजात 10% लोगों में इसके अधिक निकलने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब कभी HCl गाढ़ा हो जाता है, यानी कंसंट्रेट हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, या भोजन देर में हमारे आमाशय में पहुंचा है और HCl की मात्रा ज़्यादा हो गई है, चूँकि प्रकृति ने हमारे जो स्टमक है, उस स्टमक को गीला रखने के लिए उसका जो अंदर की लेयर है, म्यूकस की लेयर जो है, उससे निकलने वाला जो HCl है वो हमारे आमाशय की दीवार के अंदर से निकल के बाहर की ओर आता है। चूँकि HCl की प्रवृत्ति एक बहुत कड़े तेजाब की होती है, और अगर आपके आमाशय के HCl की एक बूंद आपके हथेली पे रख दी जाए
तो वो तुरंत 1 सेकंड में आपके हथेली को चीरता हुआ नीचे की ओर गिर जाएगा, यानी आपके हथेली में छेद हो जाएगा। फिर भी हमारे आमाशय की दीवार को म्यूकस की बनी होने के कारण ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जब कभी HCl की मात्रा कंसंट्रेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आमाशय के अंदर, उस पर ये टक्कर मारते हैं और उस टक्कर मारने के कारण उस पर हल्के से घाव हो जाते हैं। कभी कभी ये घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके जैसे आपके मुंह में, आपके गाल के आसपास कभी दांत से आपके मसूड़े कट जाए या गाल की चमड़ी कट जाए या अंदर आपके जीभ पर कोई घाव हो जाए, तो प्राकृतिक रूप से कुछ दिन बाद बिना दवा के वो ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में या हमारे गैस्ट्रिक पार्ट में अगर हल्के से घाव होते हैं तो वो स्वतः 1-8 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब कभी ये ज़्यादा दिन तक बने रह जाते हैं तो फिर उसी को हम अल्सर का नाम देते हैं। और ये अल्सर हमारे ड्यूडेनम की तरफ अगर होता है तो उसको हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, और अगर हमारे आमाशय की दीवार में होता तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। अब चूँकि इसके बढ़ने की जो संभावना है, जो लोग धूमपान करते हैं, अधिक मिर्च मसाले का सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, एल्कोहलिक सेवन ज़्यादा करते हैं, फिर वो इस रोग में अगर HCl ने अपना घाव बना लिया है आमाशय की दीवार पर, तो वहाँ पे अल्कोहल पीने वाले यानी अत्यधिक मद्यपान करने वाले या शराब पीने वाले लोग या धूमपान करने वाले लोग, या हम यूँ कहें कि जो लोग अत्यधिक चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो उससे हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ होती है और उसमें भी HCl की मात्रा अधिक निकलती है। धूमपान और मद्यपान से भी HCl की मात्रा में वृद्धि होती है। तो HCl को एक लिमिट दायरे में हमारे पाचन क्रिया के लिए प्रकृति बनाया, जिसमें पेप्सिन का घोल होता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो और अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फिर होता यही है कि वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुँचाता है और बाद में ये अल्सर या घाव बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये अल्सर जब ज़्यादा तेज़ HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो रोगी को भूख बहुत तेज़ लगती है, और जब वो कुछ खा लेता है तो उसका दर्द या उसके पेट में ऐंठन बंद हो जाती है, और कभी कभी उसको 1-8 हफ्ते में ये आदत सी बन जाती है, और फिर 1 हफ्ते बाद उसको वो दर्द या गैस्ट्रिक जो अल्सर होता है उसका असर उसको नहीं समझ में आता है, और ये रुक रुक के चलता है। 1 हफ्ते हुआ, फिर 1 हफ्ते बाद फिर उसको दर्द शुरू हुआ, फिर उसको जी मचलाना शुरू हुआ। कभी कभी HCl ज़्यादा हो जाता तो वोमिटिंग होने लगती है, जिससे खट्टी डकारें और अंदर का पचा हुआ भोजन भी बाहर दिखाई पड़ता है। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं। सर दर्द बढ़ जाता है। हमारे एपिगैस्ट्रिक पार्ट में, यहाँ पर जहाँ पे हमारा एपिगैस्ट्रिक पार्ट होता है, वहाँ पे हल्का सा छूने से दर्द होता है। खाना खाने के तुरंत बाद रोगी को बहुत उलझन होती है, विशेष करके वो लोग जो अत्यधिक मिर्च मसाला या गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनमें HCl की मात्रा ज़्यादा होने से पाचन क्रिया बाधित होती है और फिर ये अल्सर पर जा करके इसका असर पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अल्सर, चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर हो या आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो, यानी कुल मिला के अगर हमारे इंटेस्टाइन के आहार नाल में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में या हमारे स्टमक में या ड्यूडेनम में कहीं पर भी HCl के कारण या हमारे कड़े भोज पदार्थ के किसी कट फट जाने से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कोई घाव होता है तो हम उसे पेप्टिक अल्सर लेते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम पेप्टिक अल्सर का निदान कैसे करें। दरअसल पेप्टिक अल्सर यानी घाव हो जाना, वो भी आहार नाल के अंदर। तो अब देखना यह है कि चूंकि ये घाव HCl की मात्रा हाइपर एसिडिटी से ज़्यादा होती है, तो एसिडिटी को रोकने के लिए सबसे पहले हम L2 का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं। क्योंकि L2 में L1 A3 और S1 होता है, तो S1 के साथ साथ L1 और A3 ये तीनों मिलकर के L2 बनते हैं। तो L2 के साथ जैसे ही हम Ver2 मिलाते हैं और C8 मिलाते हैं तो तुरंत ये जाकर के हमारे आमाशय में अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने लग जाता है और लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस का निकलना तेज हो जाता है और HCl की मात्रा नियमित हो जाती है। विशेष करके अगर आपको याद हो, मैंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हमको भोजन के साथ पानी पीते रहना चाहिए। भोजन के साथ पानी पीने का तात्पर्य मेरा यही है कि जब आप भोजन के साथ पानी पीते रहते हैं तो वो जाके भोजन के अंदर हमारे स्टमक के पार्ट में हमारे HCl को डाइल्यूट करता रहता है, जिससे पाचन क्रिया सुलभ होती रहती है और हमारे पेट में फैट नहीं बनता है और विशेष करके जो एडिपोज टिश्यू होती है वो बाहर नहीं आते, मोटापा नहीं बढ़ता है। अब भोजन के साथ पानी पीने वाले हमेशा स्लिम बॉडी के ही होते हैं, मेरी तरह जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं तो 1 लोटे से 1.5 लोटा पानी प्रतिदिन भोजन करते समय ही पीता हूँ और आज 59 साल से पी रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं पी ही रहा हूँ। मुझे न मोटापा चढ़ा है और ना ही मुझे कोई पेट से संबंधित बीमारी हुई है। तो पेप्टिक अल्सर में आप L2, C8, Ver2 ये तीनों को कॉम्बिनेशन देने के साथ अगर घाव है
और वोमिटिंग हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे हम जी का प्रयोग भी करते हैं। ये चारों दवाएं हम 20-20 ड्रॉप हर 2 घंटे पर रोगी को दिन भर में 6 बार देते हैं और ये प्रक्रिया लगभग 20 दिन तक हम करते हैं। दूसरी दवा हम देते हैं CNS+W, उसको सुबह शाम देते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा कि चिंता अधिक करना, चिंताग्रस्त होना, ये भी इस रोग का, अल्सर का कोई घाव का ठीक होना, इसमें चिंता का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है। इस कारण हम CNS और W दे करके रोगी को चिंता मुक्त करते हैं। अब हम तीसरी चर्चा कर लेते हैं कि अगर उसको दर्द हो रहा है या एपिगैस्ट्रिक भाग में जलन हो रही है, उसको पीड़ा हो रही है, तो हम ऐसी दशा में तीसरा फार्मूला बनाते हैं S5C1, नोट कर लें, S5C1 C7, और वोमिटिंग हो रही है ज़्यादा, तो हम वोमिटिंग को रोकने के लिए सेलेविन नहीं देंगे, हम उस वोमिटिंग को हो जाने देंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम C15 देंगे। और C15 से भी ज़्यादा अच्छी दवा होगी C16 यानी C16। अगर आप ये दवाओं का प्रयोग 10-10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम करवाते हैं तो रोगी आपका बहुत जल्द पेप्टिक अल्सर से अपने आप में निजात पाएगा। और अगर ये रोग पुराना हो जाएगा तो फिर अल्सर अगर पेट के अंदर है, जिसको जो देखा नहीं जा पा रहा है, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा पा रही, कभी कभी रोगी अपने ऐसे लक्षण बताता है जिससे पेप्टिक अल्सर न होने के संकेत मिलते हैं या हम उसको सीधे डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर रोगी ये शिकायत करता है कि उसको वोमिटिंग होने के चांसेस हैं, जी मचलाता है, खट्टी डकारें आती हैं या वोमिटिंग होते हुए, कभी कभी अगर अल्सर में अंदर ब्लड आ रहा है तो काले रंग का जो है, उल्टी में काले रंग के ब्लड के छींटे दिखाई पड़ते हैं, ये तमाम ऐसे कारण हैं। भोजन में गरिष्ठ भोजन रोगी का रोक दीजिए, सुपाच्य भोजन, उसको जब तक जिएगा तब तक उसको सुपाच्य भोजन, हरी साग सब्जियों का प्रयोग, मिर्च मसाला तेल मसाले की चीज़ें बिल्कुल उसको रोक दीजिए। सादा भोजन करे तो रोगी आपका स्वस्थ रहेगा और आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम करेगा। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, ये हमारा फ़ोन कॉल नंबर भी है, वीडियो कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर हमसे कभी भी किसी भी रोगी के संदर्भ में या किसी रोग के संदर्भ में या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।